हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आप सबकी पढ़ाई एकदम अच्छे से चल रही है। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर चैप्टर इन दिस फ्री मैराथन रिवीजन सीरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। आई होप अभी तक जितने भी रिवीजन वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं वो सारे आपने अच्छे से देख लिए हैं और वो आपके लिए यूजफुल रहे और आपको मजा आया है। हमने पूरा जो मॉड्यूल 1 है वो कंप्लीट कर दिया है। दिस इज फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर आईसीआई मॉड्यूल 2। तो अभी हम पूरा जो है वो मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये चैप्टर की स्पेसिफिकली बात करें तो यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर एंड अ वेरी इजी चैप्टर। इसके अंदर एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, जो हम लॉजिकली समझेंगे, और साथ में बेसिक जो मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, जो बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग के, तो वो भी क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो ये वाले सेशन में हम करने क्या वाले हैं, तो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व 4 क्वेश्चंस। अगर आपके पास आईसीआई मॉड्यूल है तो आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 6, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, ये 4 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं सेशन में। और अगर आपके पास मेरी क्वेश्चन एंड आंसर बुक है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 19, ये 4 क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और उससे पहले हम जो भी थियरी है चैप्टर का वो थियरी एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर, सिंपल। कैन वी स्टार्ट? चलो, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है देन डू हिट द लाइक बटन। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इफ यू डोंट सब्सक्राइब तो आप जो भी आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस है वो सारे मिस कर दोगे। और अपने दोस्तों के साथ भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में ये वीडियो जरूर शेयर करना, बिकॉज आपका एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलो, कैन वी स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 8? चलो लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 8 नाम है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग। अभी तक हमने मॉड्यूल 1 में जो भी चैप्टर्स देखे वो सारे किससे रिलेटेड है? सो ऑल दोस चैप्टर्स वर रिलेटेड टू एलिमेंट वाइज कॉस्ट कलेक्शन, कैलकुलेशन एंड इट्स अकाउंटिंग यूजिंग इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। यानी अभी तक हमने जो भी चैप्टर्स देखे दोज वर एलिमेंट वाइज कॉस्ट कलेक्शन, कैलकुलेशन एंड क्लासिफिकेशन। एलिमेंट वाइज का मतलब क्या है? हमने देखा मटेरियल कॉस्ट क्या होता है, लेबर कॉस्ट क्या होता है, ओवरहेड्स क्या होता है, फिर उन्हें कॉस्ट शीट में प्रेजेंट कैसे करना है, फिर एक्टिविटी बेस्ड यानी कॉस्ट ड्राइवर्स यूज करके हमें उसका कैलकुलेशंस एंड क्लासिफिकेशन कैसे करना है, फिर अकाउंटिंग कैसे करना है, इंटीग्रल मेथड एंड नॉन इंटीग्रल मेथड। तो अभी तक हमने क्या किया है? हमने एलिमेंट वाइज सारे कॉस्ट के कैलकुलेशंस, कलेक्शन एंड अकाउंटिंग सीखा। अभी ये जो मॉड्यूल 2 स्टार्ट हो रहा है, यूनिट कॉस्ट, बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ये सारे चैप्टर्स क्या है? दीज चैप्टर्स आर प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, हाउ अवर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन विल बी प्रेजेंटेड फॉर द यूज ऑफ मैनेजमेंट। अभी जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर लिया मटेरियल कॉस्ट का, लेबर कॉस्ट का, ओवरहेड्स का, उन्हें हम अलग अलग टेक्निक्स अप्लाई करके, अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके प्रेजेंट करेंगे अच्छे से, सो दैट मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसीजन ले पाए। इसीलिए अभी हम जो भी चैप्टर्स आगे देखेंगे, मैंने आपको कहा प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेशन कॉस्टिंग या फिर सर्विस कॉस्टिंग हो गया, फिर मार्जिनल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, यूनिट बैच कॉस्टिंग है, जॉब कॉस्टिंग है, बजटरी कंट्रोल है, ये सारे चैप्टर्स क्या है? इसके अंदर हम कोई नए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट नहीं देखने वाले हैं। हमने जो भी एलिमेंट्स पढ़े हैं वही एलिमेंट्स को यूज करके हम कैलकुलेशंस कैसे करेंगे, उसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे और मैनेजमेंट उसके बेसिस पे डिसीजन कैसे लेगा, वो सारी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ योर मॉड्यूल 2 कि अभी मॉड्यूल 2 में जो चैप्टर्स आने वाले हैं वो क्या है। ठीक है, चलो, नाउ इफ वी सी, इंडस्ट्रीज कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 टाइप्स। यूजुअली जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह इंडस्ट्रीज होती है दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट है इंडस्ट्रीज डूइंग जॉब वर्क एंड सेकेंड इज इंडस्ट्री एंगेज्ड इन मास प्रोडक्शन ऑफ अ सिंगल और आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यानी या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप जॉब वर्क कर सकते हो। अभी जॉब वर्क का मतलब क्या है? समझो आपको एक कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मिला है तो आपने उसे आउटसोर्स कर दिया, जॉब वर्क के लिए दे दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट मुझे सिर्फ कंप्लीट करके तो दे दे, तो उससे हम क्या कहते हैं? जॉब वर्क। तो इंडस्ट्रीज डूइंग जॉब वर्क यानी दीज इंडस्ट्रीज हैंडल यूनिक customer specific orders where each job is distinct from another. Costing methods such as job costing, contract costing, batch costing, these are the techniques that are used if you are applying job work. शायद MCQ में ये लोग पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जॉब वर्क होगा तो कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होगी, जॉब कॉस्टिंग है, बैच कॉस्टिंग है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। Examples include ship building, रोड एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेवी मशीनरी, फर्नीचर मेकिंग। तो यहां पर अभी रोड्स बना रहे हैं या फिर कोई बड़ी शिप बनानी है तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? गवर्नमेंट इसे जॉब वर्क के लिए दे देते हैं। वो
अलग सारे सारे वेंडर्स को बुलाएंगे और वो लोग को कहेंगे भाई हमें ये रोड कंस्ट्रक्ट करना है, 3,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। फिर वो लोग कोटेशन मंगाएंगे, जिसका बेस्ट कोटेशन मिलता है और जो सबसे अच्छा काम करता है उसको जॉब वर्क बेसिस पे ये पूरा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दे देंगे, उसे ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो दिस इज नथिंग बट जॉब वर्क। तो ऐसे इंडस्ट्रीज फंक्शन करते हैं। या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कैसे फंक्शन करती है? कंटिन्यूस प्रोसेस इंडस्ट्री, यानी दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस uniform product continuously as per standard specification with minor variation. Costing methods such as process costing, single output costing यानी unit costing, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, operating costing are used to ascertain the cost in this industry. Examples include chemical production, pharmaceutical, textile, food processing, rubber manufacturing. तो जो भी बाकी के ऐसे इंडस्ट्रीज है जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, फॉर एग्जांपल बालाजी है तो बालाजी क्या करती है, वेफर्स बनाती है, चिप्स बनाती है, फिर व्हाट वी कॉल वो नाश्ते नमकीन वगैरह बनाती है। तो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स वो प्रोड्यूस करती है। अगर कोई मेडिकल फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो अगर कोई पर्टिकुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो वो एक स्पेसिफिक डिजीज से रिलेटेड मेडिसिन, सिमिलर टाइप ऑफ मेडिसिन प्रोड्यूस करती है। कोई टेक्सटाइल कंपनी है तो वो नंबर ऑफ टी शर्ट्स, आइडेंटिकल टी शर्ट्स, उसमें वेरिएशन रहेगी, डिफरेंट कलर आएगा जाएगा, कुछ अलग डिजाइन आ जाएगी, राउंड नेक हो गया, कॉलर नेक हो गया, क्रू नेक हो गया। तो ये क्या है, सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर कोई एक इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है तो वहां पर हम जॉब कॉस्टिंग हो गया, सॉरी यूनिट कॉस्टिंग हो गया, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग हो गया, ये सारे प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, ये सारे टेक्निक्स हम अप्लाई करते हैं। बेसिक थियरी, बेसिक ओवरव्यू। चलो नाउ लेट्स जंप इनटू दिस चैप्टर जिसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग। व्हाट इज ए यूनिट कॉस्टिंग? यूनिट कॉस्टिंग इज अ मेथड वेयर आउटपुट प्रोड्यूस इज आइडेंटिकल एंड ईच यूनिट रिक्वायर्स आइडेंटिकल कॉस्ट। यानी आप आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, स्टील वर्क, माइनिंग इंडस्ट्रीज। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यहां पर पेपर इंडस्ट्री। तो पेपर इंडस्ट्री क्या करेगी? पेपर इंडस्ट्री सिमिलर टाइप के, अभी एक ही पेपर प्रोड्यूस करेगी, 2-5 पेपर प्रोड्यूस करेंगे नहीं। यूनिट कॉस्टिंग में सिमिलर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन बल्क, यानी एक साथ वो 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 पेपर्स प्रोड्यूस करेंगी, उससे बुक्स बनेंगे और वो बुक्स फिर वो लोग सेल करेंगे। तो दिस इज यूनिट कॉस्टिंग। जो भी इंडस्ट्रीज सिंगल आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाती है इन बल्क, तो वहां पर हम ये यूनिट कॉस्टिंग अप्लाई करते हैं। यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम बचपन से कैलकुलेट करते आ रहे, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। मेरा जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, तो मुझे क्या मिल जाएगा? कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद हम कॉस्ट कलेक्ट कैसे करते हैं? तो हमने ये मटेरियल चैप्टर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ओवरहेड्स में देख लिया कि भाई मटेरियल कॉस्ट कैसे कलेक्ट होता है। तो वो पूरा प्रोसेस हमने देखा था, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, गुड्स रिसीव नोट, तो वो हिसाब से मटेरियल कॉस्ट रिकॉर्ड होता है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी कैसे रिकॉर्ड होता है, तो हमने उसके लिए ओवर टाइम वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट्स देखे। देन ओवरहेड्स कैसे कैलकुलेट होता है, तो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड यूज करके हम ओवरहेड्स भी कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, तो वो यहाँ पर लिखी है। देन आ जाता है जो भी डिफेक्टिव वर्क है, स्पॉइलेज होता है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? तो अगर लॉस इज ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, एक तो हमें पता है, हमने अभी तक देखा है कि भाई एबनॉर्मल रीजन से अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो सीधे सीधा वो जो भी खर्चा है it will be transferred to costing P&L account. Then the cost of rectification will be directly transferred to costing P&L account. But अगर लॉस नॉर्मल रीजन की वजह से, तो यहां पर दो क्राइटेरिया हो सकते हैं। फर्स्ट, एक्चुअल नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इज विद इन द नॉर्मल लिमिट, इट्स अ नॉर्मल लॉस, और विद इन द नॉर्मल लिमिट में जो डिफेक्टिव यूनिट्स है वो बने हैं, वो हर इंडस्ट्री में बनते हैं, 1-2%, 5% तो डिफेक्टिव्स बनते ही है, दैट इज इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अगर ऐसा हो रहा है देन जो भी कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन है विल बी चार्ज टू द आउटपुट, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। बट इफ द डिफेक्टिव यूनिट्स आर सब्सटेंशियली हायर देन द नॉर्मल यूनिट्स, यानी इस बार अगर 20% डिफेक्टिव यूनिट बन गया है तो फिर चेक करना पड़ेगा कि भाई 20% डिफेक्टिव यूनिट्स क्यों बने, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो लोचा हुआ है। तो ये नॉर्मल नेचर का कुछ तो, भले आपको लगे ये नॉर्मल लॉस है भाई, डिफेक्टिव से तो बने हैं, बट अगर वो परसेंटेज सब्सटेंशियली हाई है देन द कॉस्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन बियॉन्ड द नॉर्मल लिमिट विल बी चार्ज टू कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो अगर आपका 5% लॉस होता है विच इज नॉर्मल लॉस, तो 5% आप प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर दो, उतने से आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो बढ़ा दो। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रहा है लॉस तो चेक करो क्यों हो रहा है, और उससे जो भी ज्यादा लॉस हुआ है उसे आप कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर कर दो। सिंपल, इजी। बैच कॉस्टिंग क्या है? बैच कॉस्टिंग इज नथिंग बट अ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग वेयर आर्टिकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन प्री डिटरमाइंड लॉट नोन एज बैच। यूनिट कॉस्टिंग में हम एक यूनिट प्रोड्यूस करते थे इन बल्क, विच इज नथिंग बट बैच कॉस्टिंग। अगर आप अलग अलग बैचेस में प्रोड्यूस करो, यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग कैन बी यूज्ड साइमल्टेनियसली बिकॉज दोनों का मीनिंग सेम है। यूनिट कॉस्टिंग यानी आप एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, बैच कॉस्टिंग यानी आप वही एक यूनिट को बल्क में बैच में प्रोड्यूस कर रहे हो। अलग अलग बैचेस में जब भी प्रोडक्शन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बैच कॉस्टिंग।
For example, pen manufacturing industry. It would be too costly to manufacture one pen of a particular design at a time to meet the demand of one customer. अभी समझो एक कस्टमर की डिमांड आती है, भाई मेरे को एक पेन चाहिए, तो तभी वो सेलो कंपनी थोड़ी एक पेन बनाने बैठेगा. एक पेन बनाने का खर्चा उसको कितना महंगा पड़ेगा. तो यहां पर क्या होता है, अगर पेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो वो हमेशा क्या यूज करते हैं, ये लोग हमेशा बैच कॉस्टिंग यूज करते हैं कि ये लोग जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं वो बैचेस में प्रोड्यूस करते हैं, एक साथ 10,000 पेन 20,000 पेन प्रोड्यूस करते हैं. ऑन द अदर हैंड द प्रोडक्शन से 10,000 पेन्स ऑफ सेम डिजाइन विल रिड्यूस द कॉस्ट टू द साइजेबल एक्सटेंट. तो अगर एक साथ 10,000 पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इनका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और वो प्रॉपरली जो डिमांड है वो केटर भी कर पाएंगे. ठीक है, तो बैच कॉस्टिंग का मतलब है कि बैच में प्रोडक्शन करना. यहाँ पर भी सिमिलर मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड का खर्चा कैसे कैलकुलेट होता है वो हमें पता है. इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ जाते हैं जिसका नाम है इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी. इट इज वेरी सिमिलर टू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी. अगर चैप्टर 2 में आपने ईओक्यू अच्छे से समझा है, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले चैप्टर 2 में जो ईओक्यू वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से देख लो, बिकॉज वो सेम लॉजिक्स यहां पर अप्लाई होते. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लॉजिक हियर, बट अगर आपको वहां पर मैंने इन डेप्थ लॉजिक समझा है तो वो अगर क्लियर है तो ये आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा. व्हाट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, यानी आइडियली हमें कितने बैचेस प्रोड्यूस करने चाहिए. व्हाट इज माय आइडियल बैच साइज. As product is produced in batches or lot, the lot size chosen will be critical in achieving the least cost of operation. Primarily, total production cost under the batch production comprises of two main cost. जब भी आप बैचेस में प्रोड्यूस करते हो बच्चों, तो बैचेस में प्रोड्यूस करने के लिए दो मेजर खर्चे होते हैं. Two major costs are incurred. Which are the two major costs? First cost is machine setup cost and the second cost is inventory holding cost. ईओक्यू में क्या था, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट. यहां पर भी कैरिंग कॉस्ट तो है, कैरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट. तो यहां पर दिस इज नथिंग बट कैरिंग कॉस्ट. एंड इंस्टेड ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमें बैचेस में प्रोड्यूस करने, तो यहां पर हमें क्वांटिटी ऑर्डर नहीं करनी है. वी वॉन्ट टू सी भाई मेरा बैच साइज कितना होना चाहिए, तो उसके लिए एक तो मेरा कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए एंड दूसरा जो मेरा कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए दैट इज नथिंग बट दिस सेटअप कॉस्ट. यानी मैं अगर बैचेस में प्रोड्यूस कर रहा हूं तो क्या होगा, हर एक बार जब भी एक बैच मुझे प्रोड्यूस करना है तो मुझे मशीन सेटअप करना पड़ेगा. वापस अगर दूसरे बैच में मटेरियल आता है तो मुझे मशीन वापस सेटअप करना पड़ेगा. तो आई हैव टू इंश्योर, मुझे क्या इंश्योर करना है कि मेरे जो सेटअप्स है वो मिनिमम हो, मेरे जो सेटअप्स है वो मिनिमम हो. तो यू विल टेल मी कि सर एक काम करो ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल. मुझे यहां पर टोटल 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और हर एक यूनिट को 1 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है. अभी मेरे जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो 2000 की बैच साइजेस में आ रहे हैं, यानी हर एक बार 2000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स 2000 यूनिट्स एंड 2000 यूनिट्स. तो मेरी जो बैच साइज है वो 2000 यूनिट्स है. अभी क्या होता है, हर एक बार जब भी आप प्रोड्यूस करते हो गुड्स तो आपको मशीन सेटअप करना पड़ रहा है. तो यहां पर आपको मशीन कितनी बार सेटअप करना पड़ेगा, तो यहां पर मुझे मशीन 5 बार सेटअप करना पड़ेगा. आई हैव टू सेटअप द मशीन 5 टाइम्स बिकॉज गुड्स की बैच साइज है 2000, तो 2000 2000 2000 में आ रहा है. तो यहां पर मशीन मुझे 5 टाइम सेटअप करना पड़ेगा. बट इसका एक एडवांटेज क्या है कि एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास जो मटेरियल आ रहे हैं वो तो 2000 यूनिट्स ही आ रहे हैं, और जो मेरा इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है, कैरिंग कॉस्ट, अब ये 2000 यूनिट्स आज आए तो जरूरी नहीं है ना कि ये 2000 यूनिट्स आज सीधा प्रोडक्शन में चले जाएंगे. मुझे ये 2000 यूनिट्स को कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, इसको कैरी करना पड़ेगा, इसको वेयरहाउस में रखना पड़ेगा. अगर कुछ हो गया, ये गुड्स डैमेज हो गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इसका इंश्योरेंस वगैरह मुझे लेना पड़ेगा. यानी गुड्स को रखने का खर्चा हो रहा है. कितना खर्चा हो रहा है, तो मैं अज्यूम क्या कर रहा हूं कि भाई 2000 यूनिट जरूरी नहीं है कि सब मेरे पास रहेंगे. ऐसा भी हो सकता है कि सारी यूनिट सीधे प्रोडक्शन में चले जाए तो मुझे कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ेगा, जीरो. ऐसा भी हो कि कुछ भी प्रोडक्शन में ना जाए, सारे 2000 यूनिट्स मेरे वेयरहाउस में पड़े रहे तो मुझे एट अ टाइम 2000 यूनिट्स कैरी करने पड़ेंगे. तो बेस्ट अजम्पशन और मोस्ट लॉजिकल अजम्पशन क्या है कि भाई मैं एवरेज ले लेता हूं. जितनी मेरी बैच साइज है, समझो 2000 की बैच साइज है मेरी, तो 2000 डिवाइडेड बाई 2 एवरेज कर दो कि भाई एवरेज 1000 यूनिट्स तो मेरे पास हर बार पड़े रहेंगे. कई बार 200 यूनिट्स प्रोडक्शन में जाएंगे, कई बार 500 जाएंगे, कई बार एक भी नहीं जाएगा, कई बार 2000 एक साथ चले जाएंगे.
तो मुझे नहीं पता है ना मेरे पास कितना यूनिट्स पड़ा रहेगा जिसे मुझे कैरिंग कॉस्ट इनकर करना है जिस पर, तो आई एम अज्यूमिंग कि भाई एवरेज अगर 2000 आते हैं तो 1000 मेरे पास पड़े रहेंगे, 1000 प्रोडक्शन में चले जाएंगे, कई बार 0 भी जाएंगे, कई बार 2000 भी जाएंगे, तो बेस्ट अजम्पशन क्या है कि भाई 1000 मेरे पास पड़े रहेंगे। सो कैरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एवरेज इन्वेंट्री, ये हमने ईओक्यू में देखा था। सेम लॉजिक यहां पर है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि भाई मुझे संभालने सिर्फ 1000 यूनिट्स एट अ टाइम, क्योंकि मैं 2000 यूनिट्स मंगा रहा हूं। नाउ इफ आई टेल यू कि भाई मुझे सेटअप कॉस्ट मिनिमम करना है, मुझे सेटअप कॉस्ट एकदम मिनिमम चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, अरे सर बेस्ट आइडिया है ना, आप एक काम करो ये 10,000 यूनिट सीधा एक ही बार में मंगा लो। अगर मैं 10,000 यूनिट सीधा एक ही बार में मंगा लेता हूं तो मेरा सेटअप कॉस्ट एक ही बार इनकर होगा, सीधा एक ही सेटअप में 10,000 यूनिट सॉल्व हो जाएंगे, तो मेरा सेटअप कॉस्ट तो कम हो गया। बट बेटा अगर 10,000 यूनिट्स पे एक साथ मंगा रहा हूं तो ये 10,000 यूनिट्स मुझे एक साथ संभालने भी पड़ेंगे, उस पर मुझे कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो यहां पर अगर मैं 1000 यूनिट्स पे कैरिंग कॉस्ट इनकर कर रहा हूं, तो अगर मैंने 10,000 यूनिट्स एक साथ मंगा लिए, सो 10,000 का एवरेज अगर मैं लेता हूं डिवाइड बाई 2, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 5000 यूनिट्स पर कैरिंग कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। यानी अगर मेरा सेटअप कॉस्ट 5 टाइम से 1 टाइम हो जाता है, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट 1 टाइम से 5 टाइम्स हो जाता है। आप समझ रहे हो, एक कॉस्ट अगर कम हो रहा है तो दूसरा कॉस्ट बढ़ रहा है, एक कॉस्ट अगर कम हो रहा है तो दूसरा कॉस्ट बढ़ रहा है। हेंस सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट हैव इनवर्स रिलेशनशिप। इसीलिए व्हाट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट आइडियल बैच क्वांटिटी जहां पर मेरा सेटअप कॉस्ट भी मिनिमम हो और कैरिंग कॉस्ट भी मिनिमम हो। तो आई हैव टू डिसाइड कि भाई मुझे कितना मंगाना है सो दैट मेरा कैरिंग कॉस्ट भी ज्यादा ना लगे और मेरा जो सेटअप कॉस्ट है वो भी ज्यादा ना लगे। आई होप क्लियर, सिंपल, इजी। अभी तक हमने क्या समझा, इफ माई लॉट साइज इज हायर, जैसे मैंने कहा कि एक साथ भैया अब 10,000 यूनिट्स मंगा लो, तो एक साथ अगर 10,000 यूनिट्स मंगा लिए तो इससे क्या होगा, द सेटअप कॉस्ट में डिक्लाइन ड्यू टू लेसर नंबर ऑफ सेटअप्स रिक्वायर्ड, आपका सेटअप कम हो जाएगा, नंबर ऑफ सेटअप्स कम हो जाएंगे तो सेटअप कॉस्ट कम हो जाएगा। बट इन्वेंट्री विल गो अप लीडिंग टू हायर होल्डिंग कॉस्ट, इन्वेंट्री आपकी बढ़ जाएगी इसलिए कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। व्हाट इफ लॉट साइज अगर लोअर है, आपने बोला नहीं भाई 2,000 ही मंगाओ, भाई लॉट साइज कम रखो, तो लॉट साइज कम रखने में बेस्ट पार्ट क्या है कि आपका जो इन्वेंट्री कॉस्ट है वो लो रहेगा, क्योंकि मुझे कम यूनिट्स आ रहे हैं तो कम यूनिट्स होल्ड करना पड़ेगा, बट मेरा जो सेटअप कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ सेटअप्स इंक्रीज होते हैं। तो आई हैव टू एंश्योर इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ द बैच वेयर द टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप एज वेल एज होल्डिंग कॉस्ट इज मिनिमम। इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी क्या है, दैट लेवल जहां पर मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप अ मशीन एज वेल एज कैरिंग द इन्वेंट्रीज मिनिमम इज द लोएस्ट। तो वो कभी होगा जब भी मेरा सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट इक्वल होगा। और उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, उसका जो फॉर्मूला है दैट इज नथिंग बट ईओक्यू का फॉर्मूला आता है रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। सिमिलर फॉर्मूला यहां पर है रूट ऑफ 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी। अब ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, तो ये डेरिवेशन मैंने पूरा वहां पर ईओक्यू में दिखाया है, तो यहां पर मैं वो पूरा डेरिवेशन नहीं दिखाता हूं। हमें दोनों कॉस्ट को इक्वेट करना है, सेटअप कॉस्ट एंड होल्डिंग कॉस्ट को अगर आप इक्वेट करोगे तो ये आपको इक्वेशन है वो मिल जाएगा। एक बार ईओक्यू आप देख लो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पर हम ये फॉर्मूला देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी, करेक्ट। एट दिस लेवल माई होल्डिंग कॉस्ट एज वेल एज सेटअप कॉस्ट विल बी मिनिमम, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी। अब ये डी और एस क्या है, तो वहां पर हमारा फॉर्मूला था रूट ऑफ 2 इंटू ए इंटू ओ अपॉन सी। यहां पर हमारा फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी। तो सी तो सेम है दोनों में, ये जो सी है वो तो सेम है दोनों में, दैट इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अभी ये डी और एस क्या है, तो यहां पर ए जो था दैट वाज एनुअल डिमांड, सिमिलरली यहां पर भी डी वही है, इट इज एनुअल डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, सिर्फ लेटर वो लोग ने डी कर दिया इंस्टेड ऑफ ए। तो दिस इज नथिंग बट एनुअल डिमांड एंड दिस वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ओ ईओक्यू में। तो यहां पर ऑर्डरिंग कॉस्ट की जगह सेटअप कॉस्ट है, बिकॉज जो दो पैरामीटर्स हम कंसिडर कर रहे हैं दैट इज सेटअप एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, इट इज सेटअप एंड इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। तो यहां पर सेटिंग अप कॉस्ट एस इज नथिंग बट सेटअप कॉस्ट पर बैच, एस इज नथिंग बट सेटअप कॉस्ट पर बैच। वहां पर इट वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर बैच, यहां पर इट इज सेटअप कॉस्ट पर बैच। तो फॉर्मूला क्या बनता है, 2 इंटू एनुअल डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इंटू सेटअप कॉस्ट पर बैच डिवाइडेड बाय
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। सिंपल, इजी। पहले हम क्या करते हैं, हम ये EBQ के जो क्वेश्चन है ना वो पहले कर लेते हैं, तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमने जो समझा वो एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर हम जो भी यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व करेंगे। यहां पर मैंने सिर्फ एक डिफरेंस दे दिया है, बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग में फर्क क्या है वो एक बार हम पढ़ लेते हैं, एंड देन वी डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस, बिकॉज द नेक्स्ट चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू सी इज जॉब कॉस्टिंग। तो उसका भी एक मीनिंग हम यहाँ पर सिर्फ देख लेते हैं। जॉब कॉस्टिंग क्या है, तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज्ड फॉर नॉन स्टैंडर्ड एंड नॉन रिपीटेटिव प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड एज पर कस्टमर स्पेसिफिकेशन और अगेंस्ट एनी स्पेसिफिक ऑर्डर। इट इज वेरी सिमिलर टू जॉब वर्क। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या है कि भाई एक पर्टिकुलर कस्टमर का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो वो फुलफिल करने के लिए हम जो भी कॉस्टिंग के मेथड्स अप्लाई करते हैं दैट इज नथिंग बट जॉब कॉस्टिंग। कॉस्ट इज डिटरमाइंड फॉर ईच जॉब। अभी वो एक ही जॉब है, वो अलग ही जॉब है, स्पेसिफिक जॉब है, तो जो भी कॉस्ट रहेंगे वो स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड रहेंगे। एंड जॉब्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी इट इज अ यूनिक प्रोजेक्ट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बैच कॉस्टिंग क्या है, यहां पर होमोजेनियस प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन कंटिन्यूअस प्रोडक्शन फ्लो इन लॉट्स, यानी यहां पर सिमिलर प्रोडक्ट्स है, पेन जैसे हो गया, तो हम मल्टीपल लॉट्स में वो सिमिलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर कॉस्ट इज डिटरमाइंड इन एग्रीगेट, यानी पहले हम पूरे बैच का कॉस्ट अराइव करते हैं एंड देन हम पर यूनिट बेसिस पे वो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं बाय डिवाइडिंग इट थ्रू नंबर ऑफ यूनिट्स। एंड लास्ट, प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ बैच आर होमोजेनियस एंड दे लैक ऑफ इंडिविजुअलिटी, यानी यहां पर ऐसा नहीं है कि अभी पेन बनाई तो 10,000 का बैच था तो 10,000 पेन अलग है, सारे सिमिलर पेन्स ही रहेंगे जो एक बैच में प्रोड्यूस होंगे। वर्सेस जॉब वर्क में क्या होगा, जो पूरा प्रोजेक्ट होगा वो यूनिक होगा, वो स्पेसिफिक होगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। सिंपल, इजी। तो यहां पर हमारे चैप्टर का जो पूरा थियरी है वो खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अभी जो इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का फॉर्मूला है, √2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी, उससे रिलेटेड जो दो क्वेश्चन हमें यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं वो हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। एक है आपका इलस्ट्रेशन नंबर 6, मेरे क्वेश्चन आंसर बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 17, और दूसरा है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3, मेरे क्वेश्चन आंसर बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 19। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। अगर आपके पास ICI मॉड्यूल है तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 कर लेते हैं, ठीक है। अभी इफ यू आस्क मी सर ये जो थियरी हमने पूरा पढ़ा ये कहां से पढ़ा, तो दिस वी हैव स्टडीड फ्रॉम अवर कॉन्सेप्ट बुक। जैसे मैंने हर वीडियो में कहा, आई हैव डिजाइन्ड अ कॉन्सेप्ट बुक फॉर यू स्पेसिफिकली, जिसके अंदर 160 पेजेस के अंदर मैंने आपका पूरा कॉस्टिंग यानी सारे 15 चैप्टर्स अच्छे से कवर कर लिए हैं इन अ वेरी कलर कोडेड ग्राफिकल मैनर में। अभी ये जो ग्राफ है यहाँ पर EBQ का, ये मैंने आपको वापस नहीं समझा रहा हूँ बिकॉज यू नो यहाँ पर दो लाइन है। दिस इज सेटअप कॉस्ट का लाइन। सेटअप कॉस्ट क्या होता है, जैसे जैसे बैच साइज इंक्रीज होती है वैसे वैसे हमारा जो सेटअप कॉस्ट है वो कम होते जाता है, इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो डाउनफॉल है। और जो कैरिंग कॉस्ट है, जैसे जैसे इन्वेंट्री की बैच साइज बढ़ती है वैसे जो कैरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होता है। तो ये जो दो लाइन जहां पर कट करती है, दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, दिस इज नथिंग बट इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। तो ऐसे कलरफुल ग्राफ्स में सारी चीजें एकदम आपको पढ़ने में मजा है, बोरिंग ना लगे, वैसे मैंने कॉन्सेप्ट बुक डिजाइन की है, काफी रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रही है। एंड जो क्वेश्चन आंसर बुक है उसके अंदर आई हैव कंपाइल्ड मोर देन 500 क्वेश्चंस फ्रॉम RTP, MTP, पास्ट पेपर्स एंड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ ICI मॉड्यूल आर कवर्ड इन इट। तो आपके लिए वो एक ही बुक रहेगी, एक कॉन्सेप्ट बुक, एक क्वेश्चन आंसर बुक। अगर दो चीज है तो आपका कॉस्टिंग सॉर्ट है। तो अगर आपको ऑर्डर करना है देन यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.camananpujara.com, जहां से आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपके पास ICI मॉड्यूल है तो भी आप कंफर्टेबली ये सारे रिवीजन वीडियोस देख पाओगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ ICI मॉड्यूल। मेरी बुक में इट इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 17। चलिए लेट्स रीड द क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है यहां पर, मेसर्स KBC बेरिंग्स लिमिटेड इज कमिटेड टू सप्लाई 48,000 बेरिंग्स पर एनम। तो यहां पर 48,000, दिस इज नथिंग बट एनुअल डिमांड, ओके। टू मेसर्स KMR Fens on a steady daily basis, it is estimated that cost of ₹1 as inventory holding cost per bearing per month। बच्चों यहां पर एग्जाम में ध्यान रखना है, एनुअल डिमांड तो यहां पर दे दी है, दिस डिमांड इज पर एनम, बट जो कैरिंग कॉस्ट यहां पर दिया है दैट इज ₹1 पर बेरिंग पर मंथ। वी रिक्वायर कैरिंग कॉस्ट
पर एनम। याद रखना यहां पर अगर गलती हो जाएगी, आपने सी को 1 कंसिडर कर लिया तो भले आपको पूरा क्वेश्चन आता तो आपको कुछ भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसलिए ये चीज ध्यान रखनी है, इसीलिए क्वेश्चन लिया, बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है, हमें चाहिए कैरिंग कॉस्ट पर एनम, तो दिस इज 1 रुपी पर मंथ, तो कैरिंग कॉस्ट कितना आएगा 1 रुपी इंटू 12, हमें फुल ईयर के लिए चाहिए, तो कैरिंग कॉस्ट इज नथिंग बट 12 रुपीज। एंड आगे क्या दिया है, द सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग इज 3200, तो हमें सेटअप कॉस्ट भी दे दिया है पर ऑर्डर विच इज 3200। व्हाट वी हैव टू डिटरमाइन ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर, यानी ऑप्टिमम रन साइज क्या होना चाहिए, इट इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू ऑप्टिमम रन्स, एंड थर्ड फाइंड आउट मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये दोनों हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो हम ऑप्टिमम रन साइज या फिर ऑप्टिमम बैच साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑप्टिमम बैच साइज क्या है मेरी, ऑप्टिमम बैच साइज विल बी इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्मूला क्या है, एग्जाम में फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं 2 इंटू डी इंटू एस डिवाइडेड बाई सी। सिंस इट्स अ रिवीजन वीडियो में पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन यहाँ पर नहीं कर रहा हूं, हम शॉर्ट में सिर्फ कैलकुलेशंस कर लेते तो आपको क्लैरिटी मिल जाए, आपको कॉन्सेप्चुअली जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो तो यहां पर आंसर क्या आएगा, 2 इंटू डी कितना था, डी हमें क्वेश्चन में दिया था 48,000 इंटू सेटअप कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था, तो यहां पर सेटअप कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया है 3200 एंड डिवाइडेड बाई this should be rupees 1 into 12 because we want it per annum and not per month। तो मेरा EBQ कितना आ रहा है यहां पर, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी कैलकुलेट कर लो। क्या आ रहा है आंसर, 5059.6442, यानी वी कैन टेक इट एज 5060 यूनिट्स। करेक्ट, तो दिस इज माई, यानी आइडियल जो मेरा बैच साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, टोटल देखो 48,000 यूनिट्स हम बना रहे पूरे साल में, और मेरा जो बैच साइज होना चाहिए वो 5060 यूनिट्स का हर एक बैच साइज होना चाहिए। करेक्ट, सिंपल इजी। तो यहां पर हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट वो लोग ने क्या पूछा है, स्टेट व्हाट वुड बी द इंटरवल बिटवीन टू ऑप्टिमम रन्स। तो पहले तो हम देखते हैं भाई टोटल कितनी बार हम ऑर्डर कर रहे हैं, तब जाके हमें पता चलेगा। तो टोटल हमें नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं हमारे, तो यहां पर मेरे नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हो गए, सेटअप्स आप लिखो या फिर नंबर ऑफ रन्स लिखो। तो मेरी टोटल एनुअल डिमांड है 48,000 यूनिट्स की, और मेरा हर एक बैच साइज है 5060 यूनिट्स। तो 48,000 डिवाइडेड बाय 5060, तो आइडियली 9.48, आई विल टेक इट एज 10, तो 10 रन्स आई कैन से, या फिर 10 सेटअप्स। तो अभी इंटरवल बिटवीन टू सेटअप कितना है, तो एक साल के लिए ये पूरा है 365 डेज के लिए, तो हम सीधा क्या करेंगे 365 डेज डिवाइड बाय 10 कर लेंगे। देयरफॉर पूछा क्या यहां पर, इंटरवल बिटवीन टू रन्स, इंटरवल बिटवीन टू रन्स इज हाउ मच, 365 डेज है, और पूरे साल में मुझे 10 बार सेटअप करना है। तो यहां पर एवरी 36.5 डेज, यानी हर एक 36 डे पे मुझे क्या करना है, एक सेटअप करना पड़ेगा, हर 36 डे पे एक सेटअप करना पड़ेगा, क्योंकि तभी मेरा एक बैच आएगा। करेक्ट, एंड लास्ट हमें क्या पूछा है, फाइंड आउट मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। तो मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट क्या रहेगा, मिनिमम कॉस्ट विल बी व्हेन यू ऑर्डर एट EBQ। तो मेरे पास इन्वेंट्री कितना पड़े रहेगा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, ये 5060 यूनिट्स, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट वी ऑलवेज टेक एवरेज कॉस्ट। एवरेज क्यों, क्योंकि जरूरी नहीं है ना, कभी मेरे पास 5060 भी रहेगा, कभी मेरे पास 5000 भी रहेगा, कभी मेरे पास 2000 भी रहेगा, कभी ऐसा होगा कि जीरो रहेगा। जैसे वो 5060 आया वो सारा प्रोडक्शन के लिए चला गया, हेंस आई ऑलवेज टेक एवरेज इन्वेंट्री। देयरफॉर मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट is equal to how much, half of EBQ
इंटू मेरा होल्डिंग कॉस्ट कितना है 12 रुपीज पर एनम, तो एवरेज मुझे लेना है 5060 का इंटू 12, कितना आ रहा है ये 30,360 rupees. So this is my minimum inventory holding cost. Correct? Simple, easy, समझ में आ रहा है कैसे करना है? चलो, let's start with another question, which is question number 19. Another simple question. पढ़ लेते हैं क्या दिया है. X Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum. तो यहाँ पर हमें D मिल गया, which is how much 24,000. It is estimated that cost 10 पैसे as inventory holding cost per bearing per month. यहां पर भी per month है तो 10 पैसा है, तो per annum का मेरा carrying cost कितना होगा 1.2 रुपीज, 10 पैसा into 12 तो 1.2 रुपीज. ओके, and the setup cost per manufacturing is 324. सिमिलर, वेरी सिमिलर. ओके, आगे क्या दे, कैलकुलेट ऑप्टिमम रन साइज ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चरिंग. तो ये तो एकदम सिंपल है, पहले कर लेते हैं. वेरी सिमिलर टू लास्ट क्वेश्चन, और यहां पर ईबीक्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, कुछ नया वो लोग नहीं पूछेंगे. ईबीक्यू पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा 2 इंटू डी इंटू एस अपॉन सी. 2 इंटू डी कितना है यहां पर 24,000, एस कितना है यहां पर हमें दिया है सेटअप कॉस्ट इज ₹324, डिवाइडेड बाई सी कितना है हमें दिया था 10 पैसा, दैट इज 0.10, बट दिस इज पर मंथ तो वी रिक्वायर पर एनम तो 1.2. तो ये कितना आ रहा है ईबीक्यू इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी 2 इंटू 24,000 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 1.2 का रूट निकाल लो, तो आंसर आता है 3,600. करेक्ट. तो EBQ is nothing but 3,600 bearings. करेक्ट. यानी हमें हर एक बैच साइज जो हमारा होना चाहिए, ऑप्टिमम रन साइज होना चाहिए, हर एक सेटअप में कितने बेरिंग्स जाने चाहिए 3,600. आगे क्या दिया है, assume that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run. अभी कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का जो बैच साइज है वो 6,000 का है. कंपनी की पॉलिसी है कि भाई हम एक बैच में 6,000 यूनिट्स या फिर 6,000 बेरिंग्स मशीन में डालते हैं. कैलकुलेट हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड इनकर एज कंपेयर टू ऑप्टिमम रन साइज सजेस्टेड इन ए अबाउ एंड कैलकुलेट होल्डिंग कॉस्ट एट ऑप्टिमम इन्वेंट्री लेवल. ठीक है, दैट इज थर्ड पार्ट. पहले हमें देखने की अगर कंपनी 6,000 यूनिट्स ही यूज करती है तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा कंपनी को इनकर करना पड़ेगा. तो जो मेन डिफरेंस आएगा वो तो होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट में आएगा. तो हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट इफ वी प्रोड्यूस 6,000 बेरिंग्स पर रन एंड वी प्रोड्यूस 3,600 बेरिंग्स पर रन. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहां पर कॉलम बना लेते हैं. अगर मैं 3,600 बेरिंग्स बनाता हूं पर रन और अगर मैं 6,000 बेरिंग्स बनाता हूं पर रन या फिर 6,000 बेरिंग्स डालता हूं पर रन, तो मेरा खर्चा कितना होता है. तो यहां पर मेरा होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, माय होल्डिंग कॉस्ट विल बी एवरेज इन्वेंट्री. तो यहां पर इट विल बी 3,600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 1.2. करेक्ट, यहां पर हमने कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट किया 10 पैसे इंटू 12 1.2, तो ये 1.2 आएगा. तो मेरा कैरिंग कॉस्ट यहां पर कितना आ रहा है 3,600 divided by 2 which is 1,800 rupees. Correct. $3,600 divided by 2 into 1.2 2160 सॉरी 2160 रुपीज. मैंने 1800 को 1.2 से मल्टीप्लाई नहीं किया. 2160 रुपीज. करेक्ट. दिस इज माय होल्डिंग कॉस्ट इफ आई रन द मशीन एज पर ईबीक्यू. यानी मैं अगर एक रन साइज में 3,600 बेरिंग्स डालता हूं तो मेरा होल्डिंग कॉस्ट इतना आएगा. वर्सेस अगर मैं 6,000 बेरिंग्स डालता हूं तो मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना होगा. अभी यहां पर क्या हो रहा है, मेरा जो क्वांटिटी ऑफ सेटअप है वो बढ़ रहा है,
क्वांटिटी ऑफ सेटअप्स बढ़ रहे हैं, यानी एक रन में ज्यादा यूनिट्स जा रहे हैं, तो मेरा जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ज्यादा यूनिट्स होल्ड करने पड़ेंगे, वर्सेस जो मेरा सेटअप कॉस्ट आएगा वो कम हो जाएगा। हम देखते हैं कैलकुलेट करके। यहां पर अभी मेरा होल्डिंग कॉस्ट कितना होगा, 6000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.2, तो 3000 इंटू 1.2, तो ये आ रहा है 3600। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ गए पर रन, तो मुझे ज्यादा यूनिट्स होल्ड करने पड़ेंगे, तो मेरा कैरिंग कॉस्ट भी बढ़ गया एज कंपेयर टू ईबीक्यू। अभी हम कैलकुलेट कर लेते हैं सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, हमें नंबर ऑफ सेटअप्स कितने चाहिए, तो यहां पर मेरी जो टोटल डिमांड है दैट इज 24,000, दिस इज माय एनुअल डिमांड, तो माय टोटल डिमांड इज 24,000 यूनिट्स, और यहां पर हर एक रन में मैं 3600 यूनिट्स डालता हूं, तो मुझे नंबर ऑफ रन्स मिलेंगे, नंबर ऑफ सेटअप्स मिलेंगे, 24,000 डिवाइडेड बाय 3600, इट कम्स टू 6.66, यानी 6.66 टाइम्स सेटअप करना पड़ेगा, रन्स करने पड़ेंगे। और पर सेटअप खर्चा कितना है, क्वेश्चन में दिया है पर सेटअप या पर रन का खर्चा है 324, तो अगर यहां पर मैं इसे 324 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे टोटल सेटअप कॉस्ट मिलेगा, कितना आ रहा है ये, 24,000 divided by 3600 into 324, this comes to 2160 rupees। ऑब्वियसली ये 2160 आएगा, ये हमने कैलकुलेट नहीं किया होता तो भी पता होता, क्यों, बिकॉज एट ईओक्यू, एट ईबीक्यू माय होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट इज मिनिमम एंड माय होल्डिंग कॉस्ट एंड सेटअप कॉस्ट इज इक्वल, तब जाके ये ईबीक्यू का फॉर्मूला बनता है ना कि ये दोनों कॉस्ट जब भी इक्वल है, जब भी दोनों के ग्राफ्स मर्ज होते हैं, दैट विल बी माय इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। इसीलिए 3600 इज नथिंग बट माय ईबीक्यू, हमने यहां पर कैलकुलेट किया था, तो एट ईबीक्यू my holding cost as well as setup cost will be equal and minimum, it will be equal and minimum, इसलिए यहां पर वो 2160 ही आना चाहिए था। और मेरा जो अभी क्या कहते हैं हम, सेटअप कॉस्ट, इफ आई रन 6000 बेरिंग्स इन वन रन, तो कितना आएगा, तो मेरी एनुअल डिमांड है 24,000 यूनिट्स, हर एक रन में 6000 यूनिट्स जा रहे, तो 24 डिवाइड बाई 6000, यानी 4 रन कंपनी को करने पड़ेंगे, तो 4 रन इंटू 324 रुपीज, तो ये कितना आ रहा है, this comes to rupees 1296, this comes to rupees 1296। तो यहां पर क्या हुआ, अगर मेरा बैच साइज या फिर नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन रन बढ़ जाता है, यहां पर ये ज्यादा हो जाता है, तो मेरा जो होल्डिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू ईबीक्यू, वर्सेस मेरा जो सेटअप कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेटअप्स कम हो जाएंगे। यहां पर 6.66 सेटअप्स लग रहे थे वर्सेस यहां पर सिर्फ 4 सेटअप्स लग रहे, तो मेरा जो सेटअप कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड एट ईबीक्यू मेरा जो कैरिंग कॉस्ट है एज वेल एज होल्डिंग कॉस्ट है वो मिनिमम रहेगा। तो अभी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट अगर यहां पर मैं देखूं तो यहां पर मेरा टोटल कॉस्ट कितना इनकर हो रहा है, 2160 प्लस 2160 4320, और यहां पर 3600 प्लस 1296 4896, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट कितना इनकर हुआ, 4896 माइनस 4320 576, तो यहां पर मुझे 576 का एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा अगर मैं ईबीक्यू रन साइज फॉलो नहीं करता हूं, मैं 6000 यूनिट्स रन साइज डालता हूं। करेक्ट, सिंपल, इजी। एंड लास्ट में हमें यहां पर वो लोग ने पूछा है कि भाई मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट कितना है, तो मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट तो हमने यहां पर कैलकुलेट कर दिया एट 3600, यानी एट ईबीक्यू माय होल्डिंग कॉस्ट विल बी मिनिमम एंड माय होल्डिंग कॉस्ट इज नथिंग बट 2160, तो यही सेम आपको वापस और एक बार लिखना पड़ेगा यहां पर, 3600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.2, दैट कम्स टू 1296, सॉरी 2160, so this is my minimum holding cost। करेक्ट, सिंपल, इजी। आई होप समझ में आ रहा है आपको, ईबीक्यू का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इट इज वेरी सिमिलर, सेम एज ईओक्यू, वही है, सिर्फ वहां पर इट वाज ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, यहां पर इट इज सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट।
इजी, सिंपल। चलो अभी बाकी के जो 2 क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। वेरी इजी क्वेश्चंस हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, बेसिक मैथमेटिक्स का कैलकुलेशंस है, ठीक है। चलो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 कर लेते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 3 इन माई क्वेश्चन आंसर बुक। अगर ऐसे मॉड्यूल है तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, देन क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। चलो लेट्स रीड द क्वेश्चन। Wonder Limited has a capacity of 1,20,000 units per annum as its optimum capacity. The production costs are as under. तो यहां पर हमें क्या दिया है, देव गिवन की एनुअल कैपेसिटी जो है दैट इज 1,20,000 यूनिट्स पर एनम, ठीक है। फिर हमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अभी यहां पर है ना, जो हमने ईबीक्यू किया था वो कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पर बेसिक कैलकुलेशंस हमने जो भी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, सारी चीजें पढ़ी है, वही इंफॉर्मेशन को यहां पर हमें सिर्फ मैथ्स यूज करके एक फाइनल आंसर डिराइव करना है, ठीक है। चलो तो यहां पर हमें मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट दिया है विच इज 90 रुपीज एंड 60 रुपीज पर एनम। वी हैव बीन गिवन फिक्स्ड ओवरहेड विच इज 30 लाख रुपीज पर एनम। वेरिएबल कॉस्ट हमें दिया है ₹100 पर यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमें यहां पर दिया। अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज नथिंग बट जहां पर फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों कंपोनेंट हो, कुछ फिक्स्ड होगा कुछ वेरिएबल होगा। तो वो कितना है, ₹20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी and an extra amount of 4 lakh for every 25% increase in capacity or part thereof। यानी अगर आप 50% कैपेसिटी यूज कर रहे हो तो आपका जो कॉस्ट रहेगा दैट विल बी 20 लाख पर एनम, बट उससे ज्यादा एवरी इंक्रीज इन 25% कैपेसिटी यू विल हैव टू इनकर एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ₹4 लाख, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया है। द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक्स, यानी कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक वगैरह यहां पर है नहीं, ठीक है। इफ द प्रोडक्शन प्रोग्राम ऑफ अ फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो एंड द मैनेजमेंट डिजायर्स अ प्रॉफिट ऑफ ₹20 लाख फॉर द ईयर, यानी यहां पर अगर मैनेजमेंट को 20 लाख रुपीस का प्रॉफिट चाहिए, देन डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच ईच यूनिट शुड बी कोटेड। हमें यहां पर उन्हें सेलिंग प्राइस सजेस्ट करनी है कि भाई कौन सी सेलिंग प्राइस पे हमें ईच यूनिट सेल करना चाहिए सो दैट आई कैन अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीस, ओके। फर्स्ट 3 मंथ्स द कंपनी प्रोड्यूसेस एट 50% कैपेसिटी, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए कंपनी 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रही है। रिमेनिंग 9 मंथ्स कंपनी इज ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी। तो यहां पर जो मेन क्रक्स है ना दैट इज इन डिसाइडिंग कि भाई कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल। देखो हमें यहां पर क्या दिया है बच्चों, वी हैव बीन गिवन कि भाई एनुअल कैपेसिटी है दैट इज 1,20,000 यूनिट्स, करेक्ट। अभी हमें दिया है कि भाई फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए दे आर ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैंने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो पूरे साल की मेरी कैपेसिटी है 1,20,000। यहां पर फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मैं एक तो 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा हूं, करेक्ट। एंड ये जो 1,20,000 है दैट इज एनुअल कैपेसिटी, तो मुझे तो 3 मंथ्स का ही स्टॉक चाहिए या फिर 3 मंथ्स के यूनिट्स चाहिए, तो आई हैव टू अगेन मल्टीप्लाइड बाई 3/12, करेक्ट। तो ये 1,20,000 यूनिट्स अगर पूरे साल का है तो 3 महीने के लिए कितना आएगा, 3/12, यानी हैव टू डिवाइड इट बाय 4, तो 30,000 यूनिट्स आएंगे 3 मंथ्स का प्रोडक्शन। लेकिन मैं पूरे 30,000 प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूं, आई एम ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी, यानी 30,000 का भी 50% ऑपरेट कर रहा हूं, तो आई एम मेकिंग ओनली 15,000 यूनिट्स इन फर्स्ट 3 मंथ्स, करेक्ट। अभी बाकी के 9 मंथ्स क्या हो रहा है, रिमेनिंग 9 मंथ्स। तो रिमेनिंग 9 मंथ्स में मेरी पूरे साल की कैपेसिटी 1,20,000 है, 9 मंथ्स की कैपेसिटी तो 90,000 है, करेक्ट। 9 डिवाइड बाई 12, बट आई एम ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, तो 90,000 का 80% कितना आ रहा है, इट कम्स टू 72,000। तो यहां पर मैं कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं
72,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं। सिंपल, इजी। अगर ये समझ में आ गया तो अभी आगे पूरा क्वेश्चन एकदम इजी है। इजी, सिंपल। चलो अभी हम क्या करते हैं, आंसर बुक में इसका सॉल्यूशन एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट कैलकुलेशन दैट वी हैव टू डू दैट इज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यानी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, 15,000 यूनिट्स एंड 72,000 यूनिट्स, यानी टोटल हम 87,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं आउट ऑफ आवर टोटल कैपेसिटी ऑफ 1,20,000 यूनिट्स। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सारे कॉस्ट लिखने हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड, सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और लास्ट में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, एंड देन हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, चलो अभी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन में यहां पर दिया है मटेरियल कॉस्ट इज ₹90 पर यूनिट, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। मटेरियल कॉस्ट इज 90 रुपीज, तो 15,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो 15,000 इंटू 90 इट कम्स टू 13,50,000, 15,000 इंटू 90, करेक्ट, इट कम्स टू 13,50,000। वैसे ही यहां पर 72,000 यूनिट्स इंटू 90, तो मटेरियल कॉस्ट हमें मिल जाएगा 64,80,000। फिर हमें यहां पर दिया है लेबर कॉस्ट इज ₹60 पर यूनिट, लेबर कॉस्ट इज ₹60 पर यूनिट, तो लेबर कॉस्ट है 60 रुपीज पर यूनिट, तो सेम हमें मल्टीप्लाई करना है 15,000 इंटू 60 एंड 72,000 इंटू 60, तो वी गेट 9 लाख एंड 43,20,000। तो यहां पर हमें मटेरियल कॉस्ट मिल गया, लेबर कॉस्ट मिल गया। उसके बाद हमें यहां पर दिया है फिक्स्ड ओवरहेड इज ₹30 लाख पर एनम। अब ये 30 लाख रुपीस जो टोटल फिक्स्ड ओवरहेड है, इसे मैं क्या करता हूं, मंथ वाइज स्प्लिट कर देता हूं, यानी फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मेरा जो ओवरहेड आएगा दैट विल बी 7,50,000 एंड बाकी के मंथ्स के लिए इट विल बी 22,50,000। सर ये कैसे किया, डिवाइड बाय मंथ्स कर दिया मैंने सीधा। जो 30 लाख रुपीस का मेरा फिक्स्ड ओवरहेड था उसे 3/12 कर दो, तो मुझे 7,50,000 आएगा, दिस इज फॉर 3 मंथ्स, एंड 30 लाख इंटू 9/12 दिस इज फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स, तो ये आता है 22.5 लाख। करेक्ट, सिंपल, इजी। तो यहां पर मैंने मटेरियल कॉस्ट लिख लिया, लेबर कॉस्ट लिख लिया, फिक्स्ड ओवरहेड लिख लिया। अभी एक ही कॉस्ट यहां पर बचा है विच इज वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट, दो कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमें कितना दिया है, वेरिएबल कॉस्ट वी हैव बीन गिवन ₹100 पर यूनिट, तो जैसे हमने मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट लिखा वैसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट भी लिख लेंगे, दैट इज ₹100 पर यूनिट। कैसे करेंगे, 50,000 इंटू 100 तो 15 लाख एंड 72,000 इंटू 100 तो 72 लाख, तो हमें वेरिएबल कॉस्ट भी मिल गया। अभी बचता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अभी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें दिया है ₹20 लाख पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हो तो मेरा कॉस्ट कितना होगा, 20 लाख पर एनम। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए आई एम ऑपरेटिंग एट 50% कैपेसिटी, तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए मेरा सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 20 लाख रुपीज इंटू 3/12 विच कम्स टू 5 लाख रुपीज। तो ये तो फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए जब भी मैं 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर, करेक्ट। बैलेंस 9 मंथ्स के लिए मैं क्या कर रहा हूं, बैलेंस 9 मंथ्स के लिए मैं 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा हूं। फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए तो मैं 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा था, लेकिन बैलेंस 9 मंथ्स के लिए मैं 80% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा हूं। एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट का कंडीशन क्या है कि अगर आप 50% से ज्यादा कैपेसिटी पे ऑपरेट करते हो देन योर सेमी वेरिएबल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय हाउ मच, बाय 4 लाख रुपीज पर एनम फॉर एवरी 25% इंक्रीज। यानी 50 से अगर 75 जाता हूं तो मेरा जो कॉस्ट है वो ये 20 लाख की जगह 24 लाख हो जाएगा। अगर मैं 50 से 75 जाता हूं तो मेरा जो खर्चा है वो 20 लाख से और 4 लाख ऐड होके 24 लाख हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं ये 75 से 100 तक वापस जाता हूं और 25% इंक्रीज होता है तो ये जो मेरा खर्चा है वो 20 लाख में 2 बार 4 लाख ऐड हो जाएंगे, बिकॉज 4 लाख इज फॉर एवरी 25% इंक्रीज। तो मेरा खर्चा कितना हो जाएगा, 28 लाख रुपीज हो जाएगा। करेक्ट, आई एम ऑपरेटिंग एट 80% कैपेसिटी, तो मेरा जो खर्चा है वो 28 लाख होना चाहिए, करेक्ट, एट 80% कैपेसिटी। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, 28 लाख रुपीज इंटू 9 मंथ्स के लिए है ये खर्चा, तो इंटू 9/12, तो ये कितना आ रहा है, 28 लाख इंटू 9 डिवाइड बाय 21 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है।
4 लाख इज इंक्रीज फॉर एवरी 25%। तो यहां पर सिंस आई एम ऑपरेटिंग एट 80%, 9 मंथ्स के लिए है एंड 80% पे ऑपरेट कर रहा हूं, तो 50 to 75 4 लाख बढ़ा, अगेन 75 to 100 4 लाख बढ़ा, बिकॉज एवरी इंक्रीज इन 25%। एट 80% मुझे 2 बार 4 लाख बढ़ाना है, तो मेरा खर्चा टोटल हो जाएगा 28 लाख, बट दिस इज पर एनम। मुझे तो 9 मंथ्स के लिए ही चाहिए, तो 28 लाख इंटू 9/12, तो आंसर कितना आता है 21 लाख। तो मेरा सेमी वेरिएबल खर्चा कितना है 5 लाख एंड 21 लाख। सिंपल, इजी। तो यहां पर 5 लाख एंड 21 लाख आ गया, करेक्ट। तो यहां पर टोटल कॉस्ट मेरा कितना आ रहा है 50 लाख एंड 2 करोड़ 23,50,000। मैंने सारे कॉस्ट ऐड कर लिए, तो फाइनल टोटल कॉस्ट जो मुझे मिल रहा है वो आ रहा है 2 करोड़ 73,50,000। मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए, तो क्वेश्चन में वो लोग ने दिया है वी रिक्वायर अ प्रॉफिट ऑफ 20 लाख रुपीज। तो यहां पर 20 लाख रुपीज मैंने प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो टोटल सेल्स मुझे मिल गया 293.50, करेक्ट। तो सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, दिस इज माई टोटल सेल्स एंड मैंने यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं 15,000 यूनिट्स प्लस 72,000 यूनिट्स, तो 2 करोड़ 93,50,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 87,000 यूनिट्स। तो ये कितना आ रहा है 293,50,000 divided by 87,000 units. So this comes to 337.356. So this is nothing but my average selling price. Easy, सिंपल, समझ में आ रहा है। यहां पर हमने मंथ वाइज डिवाइड किया और कैपेसिटी वाइज डिवाइड किया, तो वो जो दो कैलकुलेशंस थे वो इंपॉर्टेंट थे। वैसे यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग में जो इंफॉर्मेशन दिया है ना, वही इंफॉर्मेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हमें उन्होंने पर एनम दिया है, पर मंथ दिया है, परसेंटेज दिया है कैपेसिटी का, तो वो हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, तो हमें यहां पर आंसर्स मिल जाएंगे, करेक्ट। सिंपल, इजी। एक लास्ट क्वेश्चन हमें सेशन में करना है, वो कर लेते हैं। चलो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अगर आईसीआई मॉड्यूल है तो इलस्ट्रेशन नंबर 2। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है यहां पर, ओके। अथर्व फार्माकेयर लिमिटेड प्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड हैज अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 3,000 यूनिट्स पर वीक ऑफ 48 आवर्स। ओके, तो हर वीक में 48 आवर्स काम करते हैं और इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है 3,000 यूनिट्स पर वीक। ओके, from the records of the company the following data are available related to output and cost of 3 consecutive weeks। यानी जो इंफॉर्मेशन हमें यहां पर दिया है वो कितने वीक्स के लिए दिया है 3 consecutive weeks के लिए दिया है, ठीक है। क्या दिया है, वीक नंबर 1 फर्स्ट वीक के अंदर जो यूनिट्स मैंने मैन्युफैक्चर की है वो 1200 यूनिट्स है, जो मेरा मटेरियल कॉस्ट है वो 9,000 आ रहा है, जो मेरा वेजेस है वो 3,600 आ रहा है और जो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है वो 31,000 आ रहा है। ओके, सेकेंड वीक के अंदर मैंने 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं, तो मेरा जो मटेरियल कॉस्ट आ रहा है वो 12,000 आ रहा है, मेरा वेजेस आ रहा है 4,800 और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है 33,000। ओके, थर्ड हमें दिया है मैंने 1800 यूनिट्स मैन्युफैक्चर किए हैं, मेरा मटेरियल कॉस्ट है 13,500, मेरा वेजेस है 5,400 और मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है 34,000। तो हमें यहाँ पर ओवरहेड्स दे दिए भाई तीनों वीक्स के। ओके, आगे क्या दिया है, assume that the company charges a profit of 20% on selling price। कंपनी की पॉलिसी है कि भाई प्रॉफिट हमें चार्ज करना है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट व्हेन वीकली आउटपुट इज 2,000 यूनिट्स। अगर आपका आउटपुट 2,000 यूनिट्स है तो सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए वो हमें यहां पर बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल। हम पहले पर यूनिट बेसिस पे एग्जिस्टिंग डेटा के बेसिस पे हमें जो इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो जमा करते हैं। हमें 3 कॉस्ट कंसिडर करने हैं, मटेरियल कॉस्ट, वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये 3 कॉस्ट मिलने के बाद इसके ऊपर हमें 20% प्रॉफिट ऐड करना है ऑन सेलिंग प्राइस, तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस टोटल मिल जाएगा, ठीक है। ये 4 चीज हमें करनी है। अभी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, तो पर यूनिट तो भाई मेरे को नहीं पता, बट यहां पर मुझे बताया कि भाई 1200 यूनिट्स अगर मैं मैन्युफैक्चर करता हूं तो मटेरियल कॉस्ट 9,000 आता है, 1600 मैन्युफैक्चर करता हूं तो मटेरियल कॉस्ट 12,000 आ रहा है। तो देखो पर यूनिट कितना आ रहा है, तो 9,000 डिवाइडेड बाई 1200 अगर मैं करता हूं तो इट कम्स टू 7.5। तो यहां पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट 7.5 आ रहा है। सेकेंड वीक में देखते हैं भाई 12,000 रुपीज मेरा कॉस्ट इनकर हुआ है मटेरियल का और यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया है 1600। तो 12,000 डिवाइड बाई 1600 अगर मैं करता हूं 12,000 डिवाइड बाई 1600 तो अगेन आंसर कम्स टू 7.5। एक बार थर्ड वीक भी चेक कर लेते हैं, 13,500
डिवाइडेड बाय 1800, इट कम्स टू 7.5। परफेक्ट। तो मटेरियल कॉस्ट तो हमें पता चल गया कि भाई 7.5 है। वैसे ही लेबर कॉस्ट चेक कर लेते, लेबर कॉस्ट भी सेम ही होना चाहिए हर वीक के लिए, बट फिर भी देख लेते। 3600 डिवाइड बाई 1200, 4800 डिवाइड बाई 1600 एंड 5400 डिवाइड बाई 1800। एक बार कर लो। 3600 डिवाइड बाई 1200, 3 रुपीज आ रहा है। 4800 डिवाइड बाई 1600, 3 रुपीज आ रहा है। एंड 5400 डिवाइड बाई 1800, 3 रुपीज आ रहा है। करेक्ट, इजी, सिंपल। तो हमें लेबर कॉस्ट मिल गया, हमें मटेरियल कॉस्ट मिल गया। अभी ओवरहेड्स चेक कर लेते। ओवरहेड्स हमें दिए 31,000, 33,000 एंड 34,000। चेक कर लेते एक बार सेम है या नहीं। 31,000 डिवाइडेड बाई 1200, तो ये तो 25.8 आ रहा है। 33,000 डिवाइडेड बाई 1600, तो ये 20.62 आ रहा है। ओके, तो यहां पर अभी ओवरहेड में पर यूनिट बेसिस पे ओवरहेड सेम नहीं है, यानी ये जो ओवरहेड है इसके अंदर कुछ ना कुछ फिक्स्ड मटेरियल भी है और कुछ ना कुछ वेरिएबल कंपोनेंट भी है। तो ये सेमी वेरिएबल ओवरहेड है, तो ये ओवरहेड का ट्रीटमेंट हमें अलग से करना पड़ेगा। बट पहले मटेरियल और लेबर तो मिल गया, तो उतना तो लिख लेते हैं। चल, यहां पर अगर हम देखें तो मटेरियल एंड लेबर तो मुझे 7.5 एंड 3 मिल गया है, तो वो हम यहां पर लिख लेते हैं पहले। चलो, क्वेश्चन नंबर 2, पहला है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। कितना आ रहा है? ये हम कितने यूनिट्स के लिए बना रहे हैं? 2000 यूनिट्स के लिए। करेक्ट। मेरा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है 7.5, तो 2000 यूनिट्स के लिए कितना आएगा? 2000 इंटू 7.5, 15,000 रुपए। तो मटेरियल कॉस्ट हो गया। फिर आते हैं वेजेस। ये है 3 रुपीज, तो 3000, 3 इंटू 2 6,000। तो यहां तक तो मैं टोटल मार दूं। करेक्ट। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, तो ये मेरा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा। तो दिस विल बी 10.5 एंड टोटल अमाउंट इज 21,000। करेक्ट। अभी वो फैक्ट्री ओवरहेड वाला जो सीन है वो हमें सॉल्व करना है। फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्या दिया है? 1200 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। 1200 यूनिट्स अगर मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आता है 31,000 रुपीज। अगर मैं 1600 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड आ रहा है 33,000 रुपीज। यानी 400 यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं। 1200 से 1600 हुआ, यानी 400 यूनिट्स इंक्रीज हुए। तो मेरा जो कॉस्ट है वो तो सिर्फ 2,000 रुपीज से ही इंक्रीज हुआ, 31,000 से 33,000। यानी इसके अंदर कुछ तो ऐसा कंपोनेंट है जो फिक्स्ड है इररिस्पेक्टिव ऑफ माय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो कोई भी ओवरहेड अगर सेमी वेरिएबल ओवरहेड हो और हमें उसमें ढूंढना हो बच्चों कि इसमें कितना कंपोनेंट फिक्स्ड है और कितना कंपोनेंट वेरिएबल है, तो कैसे ढूंढेंगे? तो बेस्ट ऑप्शन इज टू टेक द डिफरेंस। द बेस्ट वे इज टू टेक द डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस ले लो कि अगर मेरे 1200 से 1600 हो रहे यूनिट्स, यानी 400 यूनिट बढ़ रहे हैं, तो मेरा कॉस्ट 31,000 से 33,000 हो रहे हैं, यानी 2,000 से इंक्रीज हो रहा है। करेक्ट। तो अगर यूनिट्स 400 से बढ़ रहे हैं और कॉस्ट 2,000 से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो 400 यूनिट बढ़े, इसीलिए 2,000 रुपीज बढ़ा। तो अगर मैं 2,000 डिवाइड बाई 400 करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलता है? 2,000 डिवाइड बाई 400 कम्स टू 5, यानी पर यूनिट 5 रुपीज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दिस 5 रुपीज इज वेरिएबल कॉस्ट। ये 5 रुपीज क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। ये 5 रुपीज क्या है? वेरिएबल कॉस्ट है। करेक्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? तो 1200 यूनिट्स अगर मैं बनाऊं जिसपे 5 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट है, तो 1200 इंटू 5 कितना होगा? दिस कम्स टू 6,000। तो अगर ये टोटल 31,000 का मेरा फैक्ट्री ओवरहेड है फॉर 1200 यूनिट्स, ये 1200 यूनिट्स का टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है 31,000 रुपीज, बट 1200 यूनिट्स का वेरिएबल कॉस्ट तो 5 रुपीज से हिसाब से 6,000 हो रहा है। तो बाकी का अमाउंट क्या है? दैट इज फिक्स्ड ओवरहेड। तो 31,000 माइनस 6,000
This comes to 25,000 rupees is nothing but fixed overhead. 25,000 क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड. एक बार चेक कर लेते हैं फॉर 1600 यूनिट्स. 1600 यूनिट्स अगर मैं बनाता हूं तो 1600 यूनिट्स में वेरिएबल कॉस्ट अगर 5 रुपीज हो तो ये कितना होगा? 1600 इंटू 5, 8,000 रुपीज. 8,000 रुपीज माई वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट मैंने कितना कैलकुलेट किया? 25,000 रुपीज. तो अगर 8,000 में मैं 25,000 ऐड करता हूं तो मेरा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना होना चाहिए? 33,000 रुपीज. उतना ही है. परफेक्ट. तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई 25,000 फिक्स्ड कॉस्ट है और 5 रुपीज इज द वेरिएबल कॉस्ट. एक बार जो तीसरा है थर्ड वीक उसका भी चेक कर लेते. 1800 यूनिट्स एंड 34,000. तो 1800 यूनिट्स अगर मैं बनाता हूं एंड अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपीज है तो कितना आ रहा है? 1800 इंटू 5, दिस कम्स टू 9,000 रुपीज. इसमें अगर मैं फिक्स्ड ओवरहेड 25,000 का ऐड करता हूं तो ये कितना आना चाहिए? 25,000 प्लस 9,000, 34,000. परफेक्ट. उतना ही है. 34,000. यानी जो मेरे कैलकुलेशंस है वो बराबर है. तो 5 रुपीज इज माई वेरिएबल कॉस्ट एंड माई फिक्स्ड कॉस्ट इज हाउ मच? 25,000 रुपीज. तो आई कैन राइट दैट. चलो, तो यहां पर मेरा वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा? एक काम करते हैं, हम यहां पर टोटल कॉस्ट ही लिखते हैं. हम ये कैलकुलेशन नीचे कर लेते हैं. चलो, फॉर 2000 यूनिट्स my variable cost is how much? 2000 into 5 rupees, this comes to 10,000 rupees. and मेरा फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? वो तो फिक्स रहेगा 25,000 रुपीज, उसमें तो कोई चेंज नहीं है. तो मेरा टोटल फैक्ट्री ओवरहेड फॉर 2000 रुपीज कितना आएगा? 35,000 रुपीज है ना. ये 35,000 को अगर मुझे 2000 से डिवाइड करना है, पर यूनिट कॉस्ट चाहिए, तो कितना आएगा? ये 17.5 रुपीज पर यूनिट. करेक्ट. आई होप इट इज क्लियर, सिंपल, इजी. तो यहां पर लिख लू फैक्ट्री ओवरहेड. ₹17.5, 35,000. करेक्ट. तो यहां पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आ रहा है? या फिर यू कैन राइट टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट विल बी 17, 27, 28 एंड ये 35,000 प्लस 21,000, 56,000. करेक्ट. अभी हमारी पॉलिसी क्या है? 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट दैट वी हैव टू ऐड. नाउ 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 25% ऑन कॉस्ट. सर ये कैसे मिला? तो यहां पर देखो, 100 रुपीज अगर मेरी सेलिंग प्राइस है, करेक्ट, इस पर मुझे 20% प्रॉफिट चाहिए, यानी 20 रुपीज का मुझे प्रॉफिट चाहिए. 20% ऑफ 100 इज 20. तो मेरा कॉस्ट कितना होगा? 80. मेरा कॉस्ट कितना होगा? 80. करेक्ट. माई कॉस्ट विल बी 80. तो ये जो 20 रुपीज प्रॉफिट है वो अगर मैं ऑन कॉस्ट देखूं तो कितना आ रहा है? 20 डिवाइड बाई 80 अगर मैं करता हूं तो दिस कम्स टू 25%. यानी 20% ऑन सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट 25% ऑन कॉस्ट. कंफ्यूजिंग लग रहा है तो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 80 मेरा कॉस्ट है, उस पर 20 प्रॉफिट है, तो 100 रुपीज सेलिंग प्राइस आता है. मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए? 20% ऑन सेलिंग प्राइस, यानी ये 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 20% ऑन 100 विच इज 20. तो ये मेरा तो बराबर आ गया 80, 20, 100. ये क्या है? कॉस्ट. ये क्या है? प्रॉफिट. और ये क्या है? सेलिंग प्राइस. करेक्ट. अभी मेरा कॉस्ट कितना है? यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरा कॉस्ट है 56,000. करेक्ट. तो यहां पर अगर कॉस्ट मेरा 56,000 है तो मेरा प्रॉफिट कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सीधा. 56,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80, इट कम्स टू 14,000 रुपीज. या फिर सीधा 25% ऑफ 56,000 ले लो तो भी आपको वही आंसर मिलेगा विच इज 14,000. करेक्ट. तो यहां पर जो मेरा प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 14,000. इसको पर यूनिट डिवाइड बाई 2000 करता हूं तो 7 रुपीज. तो मेरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना आएगा? माई सेलिंग प्राइस पर यूनिट विल बी 35 रुपीज. एंड टोटल सेल्स कितना आएगा मेरा? 56,000 प्लस 14,000 विच कम्स टू 70,000 रुपीज. करेक्ट. सिंपल, इजी. ये वाले क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था
कि हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट्स, यू हैव टू टेक द डिफरेंस ऑफ टू यूनिट्स, एंड जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, सॉरी यहां पर लिख लेते हैं, जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है, इट इज नथिंग बट डिफरेंस इन ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। दिस इज द फॉर्मूला। सेमी वेरिएबल ओवरहेड में अगर वेरिएबल कॉस्ट ढूंढना है तो वेरिएबल कॉस्ट ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन ओवरहेड्स डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स। वही हमने किया, 2000 वाज द डिफरेंस इन ओवरहेड डिवाइडेड बाय 400 वाज डिफरेंस इन यूनिट्स। यहां पर हमने ये किया ना, 2000 डिवाइड बाय 400, तो हमें 5 रुपीज का वेरिएबल कॉस्ट मिल गया। ये एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था यही क्वेश्चन में, बाकी दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ठीक है, सिंपल, क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, वो एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। अभी हम मिलते हैं अगले चैप्टर में, विच इज जॉब कॉस्टिंग। आई होप आपको अगर यहां तक वीडियो पसंद आ रहा है देन डू लाइक द वीडियो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड आपको जो भी फील हो रहा, अगर अच्छा लगे, कोई इंप्रूवमेंट्स है तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, बिकॉज आई डू रीड योर कमेंट्स एंड इट एक्चुअली मोटिवेट्स मी। तो जो भी अगर कुछ इंप्रूवमेंट्स है, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आई एम रेडी फॉर दैट, आई एम रेडी टू टेक दोज इंप्रूवमेंट्स। और अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।